प्रिय पाठकगण, पतंजलि आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आपका स्वागत। मैं निदेशक संजय कुमार तिवारी आज आपके साथ एक छोटा परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण जो सिविल सेवा का खंड है उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए बेहद लाभदायक हो सकती हैं और आज की पूरी चर्चा मेरी मुख्य परीक्षा के ऊपर केंद्रित है। कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो बीपीएससी से जुड़ा हुआ हो, यूपी पीसीएस से जुड़ा हुआ हो, जेपीएससी से जुड़ा हुआ हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस से जुड़ा हुआ हो, या फिर एमपी पीसीएस आरएएस से जुड़ा हुआ हो, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, सिविल सेवा के विद्यार्थी को प्रारंभिक परीक्षा पास करने के उपरांत हर कीमत पर मुख्य परीक्षा लिखनी ही होती है और मुख्य परीक्षा ही उसका भविष्य तय करता है। कहा जाए तो पूरे का पूरा सिविल सेवा में वास्तविक भविष्य अगर आपका कोई तय कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा ही तय कर सकता है, क्योंकि मेंस एग्जाम में अगर किसी विद्यार्थी के अच्छे स्कोर होते हैं तो चूंकि मेरिट इंटरव्यू साक्षात्कार के अंक को जोड़कर बनाया जाता है, अतः मुख्य परीक्षा में अधिकतम अंक आपके साक्षात्कार को कमजोर होने के बावजूद भी आपको सफलता और बेहतर रैंक दिला सकता है। इसलिए मुख्य परीक्षा के बारीकियों को प्रत्येक विद्यार्थी को अवश्य समझना चाहिए। आज मुख्य परीक्षा में सीधे मैं कोशिश करूंगा कि आप क्लासरूम में लाइव बैठे हुए हैं और वहां पर किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं और उन चुनौतियों का आपको समाधान कैसे करना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग क्या होनी चाहिए, साथ ही आपको एग्जाम में जाने के पहले किस प्रकार का होमवर्क करके जाना चाहिए। मतलब एग्जाम में बैठने से पूर्व और एग्जाम में बैठने के दौरान दोनों ही स्थितियों में किस प्रकार से मुख्य परीक्षा के लिए आप बेहतर संघर्ष कर अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं, इसके लिए ये लेक्चर सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए एक एक करके मैं आज इस खंड की चर्चा करता हूं। इसका जैसा कि हेडिंग आप देख रहे हैं, मेंस एग्जाम के एक्सपर्ट बनिए मेरे साथ और सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी इस लेक्चर को एक बार अवश्य देखे। यह उसके लिए रामबाण औषधि बन सकती है। सबसे पहले अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपको एक मुख्य परीक्षा लिखना है तो सबसे पहले शुरुआत आपको कहां से करनी चाहिए, ये प्रत्येक विद्यार्थी के दिमाग में एक प्रश्न होता है। तो हम इस खंड में एक एक करके आपके इन चर्चाओं को आपके सामने ला रहे हैं। सर्वप्रथम देखिए, क्या कहता है, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आपको प्रश्न पत्र मिल गया है तो आपको क्या करना चाहिए। कहते हैं सबसे पहले संपूर्ण प्रश्न पत्र को अवश्य पढ़ें। पहला काम आपका क्या होगा, एक क्वेश्चन नहीं, संपूर्ण क्वेश्चन को एक नजर रीडिंग जरूर लगानी चाहिए। उसके पश्चात अगर वहां विकल्प हो, कहने का मतलब कई बार सिविल सर्विस में क्या होगा, आपको 10 प्रश्न दिए हुए होते हैं और उन 10 प्रश्नों में से आपको किसी 6 प्रश्न को हल करना पड़ता है, 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों को हल करना पड़ता है, 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों को हल करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम लोग देखें तो जेपीएससी को ही ले लीजिए। वहां अगर इतिहास खंड के अंतर्गत आपके पास 4 प्रश्न हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और झारखंड का इतिहास। इनमें से किसी 2 प्रश्न का ही उत्तर आपको करना हो तो चारों प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप सबसे पहले इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें कि हम इनमें से किन 2 प्रश्नों का उत्तर बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। प्रश्नों का चयन सबसे प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए क्लासरूम में। अगर आप प्रश्नों का चयन कर लिए कि मैं इन 2 प्रश्नों के साथ जाऊंगा या इन 5 प्रश्नों के साथ जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन को चिन्हित करने में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है कि किस प्रश्न के ऊपर आपकी सबसे बेहतरीन तैयारी है। यानी सबसे प्राथमिक काम आपका क्या है, प्रश्नों का चयन करना। अगर विकल्प है तो, अगर विकल्प नहीं है तो उस स्थिति में आपको आगे बढ़ जाना चाहिए।
इसके बाद अगर हम आपको यहां से आगे लेकर के चले कि नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए, ठीक है, तो प्रश्नों के पढ़ने के बाद नेक्स्ट काम आपका यहां पर देखें। कहते हैं कि प्रत्येक खंड में प्रत्येक भाग का अंक भार निर्धारित होता है और ये आपको समझना बहुत जरूरी होता है। कहने का मतलब, कोई एक प्रश्न आपको दिया हुआ है, जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उनमें 2 अलग अलग खंड हो सकते हैं, 3 अलग अलग खंड हो सकते हैं। आपको उन खंडों में ये ढूंढना है कि किस भाग पर कितना वेटेज है, कितना नंबर निर्धारित है। उदाहरण स्वरूप मैं जानता था कि यहां आप थोड़ा सा फंसते हुए दिखाई देंगे, इसीलिए मैंने इन विकल्पों को लेकर के आया। कुछ क्वेश्चन के साथ हम आपको इसकी डिस्कशन करते हैं। देखिए, कहता है क्वेश्चन संख्या 1 ले लीजिए। सूचना के अधिकार कानून का वर्णन करें। सूचना के अधिकार कानून से भारत में भ्रष्टाचार के रोकथाम में सफलता मिली है या नहीं। अब मान लो ये जो प्रश्न है ये 40 मार्क्स का है। ओके, तो पहला खंड क्या है कि सूचना के अधिकार कानून का वर्णन करें, और इसका दूसरा खंड क्या है, तो दूसरा खंड है सूचना के अधिकार से क्या भारत में भ्रष्टाचार को रोकथाम में सफलता मिली है। यहां 40 नंबर में किस पक्ष पर कितना भार है, ठीक है। तो यकीन मानिए पहला वाला भाग बड़ा विस्तृत है, ब्रॉड है, और ये 30 मार्क्स के लिए है, 30 मार्क्स। इसमें आपने क्या चीजें लिखी, अर्थात आरटीआई एक्ट जब आया तो इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, आरटीआई के मेन प्रोविजन क्या थे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है। और इसकी सफलताएं कई हैं, लेकिन उन सफलताओं में एक सफलता होती है करप्शन के ऊपर कंट्रोल। तो इस भाग का वेटेज 10 मार्क्स होगा। अर्थात अगर आपको मैं बताऊं तो ये 30 और ये 10 मार्क्स है। ये वेटेज तय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम शब्द सीमा उसी पर निर्धारित करेंगे। यानी अगर 600 वर्ड में अप्रॉक्स इस प्रश्न का उत्तर है लिखना है, तो 400 पेज कम से कम हमको आरटीआई एक्ट के बारे में देना चाहिए, ठीक है, और 200 वर्ड्स में इस पार्ट की व्याख्या करनी चाहिए अधिकतम। ये हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए। इसी प्रकार मान लो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, शेर शाह की उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। शेर शाह अकबर का अग्रगामी था, यदि हां तो कैसे। इस प्रश्न को भी गौर से देखिए और किस भाग पर कितना अंक भार निर्धारित करना चाहेंगे, ठीक है। तो इस क्रम में खास करके स्टेट पीसीएस में इसकी समझ होना बहुत जरूरी होती है। क्यों मैं बात बोल रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी में अंक भार बराबर होते हैं और उसके अनुसार थोड़ा सा वहां पर भी स्ट्रेटजी रखनी पड़ती है, परंतु उतना महत्व नहीं रखता जितना कि स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन में। चूंकि अभी हाल के दिनों में स्टेट पीसीएस का क्या रुतबा रहा है कि यहां पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहां देखना है हम लोगों को, ये वाला भार भी जो है ना, शेर शाह की उपलब्धियों प्रकाश डाले, ये 30 मार्क्स का वेटेज रखता है, और यह अकबर का अग्रगामी था कैसे, ये 10 का वेटेज रखता है। अभी तक हमने दोनों प्रश्न जो आपको रूबरू कराए वह क्या थे, एक समान थे, परंतु उससे आगे बढ़िए तो अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में उदारीकरण एवं निजीकरण की प्रवृत्ति जो 1990 में नई आर्थिक नीति के जरिए भारत में लाई गई, इस खंड के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए। क्यों 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति आई जो एलपीजी के फॉर्मूले पर आधारित थी, और यह पूरी पॉलिसी के आज लगभग 30 वर्ष बीत गए। तो 30 वर्ष में इसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट थे और क्या नेगेटिव इंपैक्ट थे, इस प्रश्न को लिखना हो तो कितना भार तय करेंगे। तो यहां साफ साफ है 20 मार्क्स पक्ष के हैं और 20 मार्क्स विपक्ष के हैं। यानी जितना सकारात्मक प्रभाव और जितना नकारात्मक प्रभाव है, दोनों का अंक भार समान होगा और दोनों के लिए समान वेटेज आप देंगे। ये बेहद जरूरी है। आगे आइए, कहते हैं कि सतत आर्थिक विकास क्या है, ठीक है। सतत आर्थिक विकास क्या है, एक और क्वेश्चन ले लो। सतत आर्थिक विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना करें, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है,
और जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की सामना पूरा वर्ल्ड कर रहा है, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए केंद्र और राज्य सरकार किस प्रकार के इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसको आपको विश्लेषण करना है। तो जानते हो इसका अंक भार हो जाएगा 10 और आगे वाला भाग का अंक भार हो जाएगा 30। ठीक है, यानी पहले वाले में पहला खंड 30 था, दूसरा खंड 10 मार्क्स का था। दूसरे वाले में पहला खंड 30 था, दूसरा 10 मार्क्स को कंट्रीब्यूट कर रहा था। उसी प्रकार थर्ड वाला जो है वो क्या है कि 20 एंड 20 मार्क्स दोनों को बराबर बराबर रिप्रेजेंट करता है। जबकि फोर्थ नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट सेगमेंट 10 मार्क्स का है और सेकेंड सेगमेंट 30 मार्क्स का है। तो सबसे पहले एग्जाम हॉल में अगर आप बैठे हुए तो पहला काम प्रश्नों का चयन करना है विकल्पों में से। दूसरा काम किस प्रश्न के ऊपर कौन सा भाग ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी के अनुसार उसके वर्ड लिमिट तय करने होते हैं। इसीलिए उसी पहलू को सबसे पहले सोचना, जानना, विचारना और निर्णय पर पहुंचना बेहद जरूरी होता है। राइट, अब मैं मेंस एग्जाम के तीसरे महत्वपूर्ण पहलू की बात कर रहा हूं। यह भी पहलू बेहद महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आ जाइए। यहां कहता है कि जब आप प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए जाएं, अब आप समझो कि आपने प्रश्न का चयन कर लिया, प्रश्न लिखने चले, प्रश्न का भार निश्चित कर लिया, तो शुरू होता है कि पहला काम आपके माइंडसेट में क्या होना चाहिए, पैराग्राफ सेटिंग होना चाहिए। यानी एक प्रश्न का उत्तर अगर 600 वर्ड में लिखने हैं तो ये कितने पैरा में आप लिखने वाले हैं। यूपीएससी में निबंध लिखने के लिए आता है 1250 शब्दों तक उसकी शब्द सीमा निश्चित होती है। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम किसी उत्तर को इतना विस्तृत और व्यापक कैसे कर सकते हैं, किस आधार पर इन प्रश्नों को हम इस व्यापकता तक ले जा सकते हैं। पहले तो और आश्चर्य होता था क्योंकि एक ही प्रश्न 250 मार्क्स, टफ होता था कि इतना उसको विस्तृत कैसे किया जाए। तो उसके लिए एक स्टडी और प्लानिंग हम देते हैं। हमने इसके लिए पहले क्या किया है, कैसे प्रश्न आसान हो जाते हैं। पहला प्रश्न है रांची शहर पर निबंध लिखिए। दूसरा प्रश्न है मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। और तीसरा प्रश्न है असहयोग आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो, अगर आपको रांची शहर के ऊपर निबंध लिखना है और पैराग्राफ सेट करना है, ऐसे मैं बोलूं कि रांची के ऊपर ऐसे लिखो जी, तो आप सोचेंगे कि थोड़ा आसान तो है, 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, 400 वर्ड्स तक जाते जाते तक आप कंफर्टेबल रहेंगे। परंतु इसके आगे आपके पास समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज के लिए आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, मान लो एक एग्जांपल मैं देता हूं। सबसे पहले आप रांची के बारे में लिखो कि रांची एक प्रशासनिक शहर है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तमाम पार्ट इंक्लूडिंग हाई कोर्ट, विधानसभा भवन, सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी आवास, राजभवन, ये सब क्या है, प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़े हुए तंत्र हैं। तो उनके बारे में एक पूरा पैराग्राफ लिखो। मान लो 100 या 150 वर्ड्स, सोच लो कि इसी पर हमको सेंट्रलाइज करना है। इसके अगले पैरा में जाओ तो तय करो कि रांची एक धार्मिक शहर है। तो रांची और इसके आसपास के जितने भी चीजें हैं, रांची में पहाड़ी मंदिर है, उसी प्रकार बुंडू का सूर्य मंदिर है, मां छिन्नमस्तिके का मंदिर है, रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, बाकी के पर्व धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं, दशहरे के पर्व में बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं। तो आप इन तमाम चीजों का विश्लेषण करते हुए एक पैराग्राफ निकाल दो। नेक्स्ट पैराग्राफ में जाओ, रांची एक इंडस्ट्रियल सिटी है। तो कैसे, तो यहां पर आसपास में जितनी भी औद्योगिक गतिविधियां चलती हैं, श्री राम बॉल बेयरिंग, सबसे फेमस HEC, मेकॉन, टाटा स्टील में बहुत सारे फैक्ट्री हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पूरी एक पैराग्राफ इंडस्ट्री के ऊपर चलेगी कि झारखंड का यह औद्योगिक शहर है। ठीक है,
इसी प्रकार यह झारखंड का एक पारंपरिक शहर है। तो कौन कौन से जनजातीय फेस्टिवल, उनके अवसरों पर निकलने वाले जुलूस और उनसे जुड़ी कार्य संस्थाएं, उनसे रिलेटेड कुछ संस्थाएं जो एनजीओ वगैरह काम कर रही हैं, इन सब की एक चर्चा कर लेंगे तो ये पारंपरिक शहर भी हो जाएगा। इसी प्रकार यह एक टूरिस्ट सिटी है, पर्यटन शहर है, तो उसके बारे में आप चर्चा करते चले जाओ। यानी अगर मेरे कहने का मतलब यह है कि आप पहले से सोच लो कि क्या इसमें 5 पैराग्राफ 6 पैराग्राफ बनेगा, तो हर पैराग्राफ में शब्द तय कर लो कि किसमें कितना लिमिट देना है और उसके अकॉर्डिंग चर्चा करते चले जाओ। आसानी से आप उन उत्तर को कर सकते हो। जितना उसे विस्तृत करना हो उतना विस्तृत कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को एग्जाम हॉल में बैठने के पहले और कलम चलाने के पहले एक माइंड में रफ वर्क करना है, और वह वर्क है पैराग्राफ सेटिंग करना। मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालो, मान लो यही प्रश्न है, तो ऐसे तुम बात करोगे तो तुम्हें आगे बढ़ने में दिक्कत होगी कि सरकार ने क्या कानून लाए, क्या बिल लाए, क्या प्रोसेस। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? मोदी कैबिनेट में नहीं से नहीं तो 15 प्रमुख मंत्रालय हैं, रक्षा, विदेश, सभी विभाग की उपलब्धियों की चर्चा करो कि इसके विदेश विभाग में उपलब्धियां क्या रही, ग्रामीण विकास में उपलब्धियां क्या रही, कृषि क्षेत्र में उपलब्धियां क्या रही। अगर आप डिपार्टमेंटल जाओगे ना तो आप 5000 वर्ड में इसके उत्तर को लिख सकते हो, कहीं रुकावट नहीं आएगी। लेकिन अगर सभी चीजों को मिला करके लिए जाए तो दिक्कत आएगी। तो गृह मंत्रालय की उपलब्धियां, विदेश मंत्रालय की उपलब्धियां, तो आपको अपने बहुत सारे फैक्ट्स नजर आने लगेंगे और आप इस उत्तर को बड़ा ही ब्रॉड करते हुए लिख सकते हो। तो स्ट्रेटजी बहुत मायने रखती है, प्लानिंग बहुत मायने रखती है। प्लानिंग ये तय करती है, ठीक है, कि आपको कितना सफलता मिल सकता है और आप आंसर को लिखने क्रम में कितना कंफर्टेबल हो सकते हैं, आपका वर्ड लिमिट सुरक्षित कैसे रह सकता है, ये सबसे जरूरी होता है। नेक्स्ट कहता है, मान लीजिए क्वेश्चन हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ले लिया और वह क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहां पर भी आप स्ट्रेटजी को बिल्कुल इजीली बना सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये क्या है? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन है, ठीक है। अब इस प्रश्न का ही आंसर ले लो। तो इस प्रश्न के आंसर में क्या क्या चीजें हो जाएंगी? पहले आप चर्चा करो कि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, ठीक है। एक सेकंड और आपको थोड़ा सा क्लियर लाने के लिए मैं आ रहा हूं। ये देखिए, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी? पहला प्रश्न भाग, पहला पैरा यहां रखना है। दूसरा, असहयोग आंदोलन की रूपरेखा कैसे निर्धारित की गई, जो कि आप सुनते हैं कि उसके लिए CR दास ने प्रपोजल लाया, गांधी जी ने इसे कैसे आगे मांग रखी, बढ़ाया, तिलक का निधन कैसे हुआ, वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच किसकी रूपरेखा कैसे आगे बढ़ी। जब थर्ड में जाएंगे तब बात अगले पैराग्राफ में करेंगे कि इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या तय किए गए थे। उसके जब नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे तो घटनाक्रम, पिछले 2 वर्षों में सिस्टमेटिक क्या क्या बातें घटित होती चली गई। जब उसके नेक्स्ट में जाएंगे तब बात करेंगे कि इसके स्थगन के कारण क्या थे। यहां से जब हम नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे तो कहेंगे कि यह अपने लक्ष्य को पूरा करने में किस तरीके से सफल रहा। तो माइंडसेट में अगर 6 पैराग्राफ है तो जैसा उत्तर का डिमांड वैसी व्याख्या। मैं उसका प्रत्येक खंड का विश्लेषण नहीं कर रहा हूं ताकि इस लेक्चर को थोड़ा बड़ा न किया जाए, परंतु हम लोग बाद में इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहां से आपको निकालता हूं, मतलब पहला काम क्वेश्चन का सिलेक्शन, दूसरा काम प्रश्न में किस भाग का कितना वेटेज, थर्ड काम पैराग्राफ का सेटिंग। ये सारी चीजें दिमाग में होनी है, कलम पर नहीं। कलम की जरूरत नहीं है इसके लिए एक मेंटल होमवर्क जिसके लिए हर प्रत्येक विद्यार्थी को तैयार होना पड़ता है, करना चाहिए। अब यहां से जब हम लोग आगे बढ़ें तो हमारा उठता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, ठीक है, हमारी नेक्स्ट प्लानिंग क्या होनी चाहिए इसके बाद। तो आ जाओ, हम 4th स्टेप पर आपको लाते हैं, ठीक है। 4th स्टेप क्या कहता है उसके बारे में भी देख लो। कहते हैं कि प्रत्येक प्रश्न में कुछ सूक्ष्म भेद होते हैं, ठीक है। एक कैसे तय होते हैं? प्रश्न के पुछल्ले भागों से तय होते हैं। जस्ट लाइक
एक उदाहरण, दो उदाहरण, तीन उदाहरण मैं आपके पास लेकर के आ रहा हूं। क्या क्या ये उदाहरण है? पहला उदाहरण है मूल कर्तव्य की आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ठीक है, एक भाग। दूसरा, भारत में सांप्रदायिकता के विकास के ऐतिहासिक क्रम का विवेचना करें। और तीसरा, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का विश्लेषण करें। तीन वर्ड है यहां पर। क्या? एक वर्ड है आलोचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा वर्ड है ऐतिहासिक विवेचना और तीसरा वर्ड है भूमिका का विश्लेषण। ये तीनों वर्ड आपके लिए बेहद खास हैं। आप कितना अनुभवी हैं, प्रश्न के प्रकृति को कितना बेहतर समझते हैं, प्रश्न को हल करने के पूर्व आपका उत्तर का शैली कैसा होना चाहिए, ये सारे चीज ये वर्ड तय करते हैं। ठीक है, अब मूल कर्तव्य में आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन वो है, जैसे मान लो ये मूल कर्तव्य कब लागू हुए? तो 1976 में। आज कितना है? 2021 है। मतलब इसको लागू हुए अगर कम से कम पीरियड में हम लोग देखें तो लगभग 45 वर्ष होने वाले हैं, 45 साल होने वाले हैं। तो 45 साल में इसे देश को क्या मिला? यह मूल्यांकन है। लेकिन उस मूल्यांकन को मिलने के क्रम में क्या क्या विसंगतियां रह गई, या फिर जितना इसे तरक्की करना चाहिए था, जितना इसका महत्व बढ़ना चाहिए था, उतना नहीं बढ़ा। क्यों? तो उसका आलोचना का आधार है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना कि मूल कर्तव्य की आलोचना क्यों की जाती है। तो मूल कर्तव्य को आलोचना करने के पीछे ज्यादा नहीं, एक दो पॉइंट ही जिम्मेवार होते हैं, जिसका अक्सर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। क्या? मूल कर्तव्य में जो 10 थे, अब बढ़ के 11 हो गए हैं। इनमें एक ही वर्ड का बार बार दोहराव है, एक ही चीज को बार बार रिपीट किया गया है। अहिंसा, सहिष्णुता, राष्ट्रीयता, ये वर्ड 4-5 जगह दोहराते जाते हैं। तथ्यों के दोहराव इसे बोरिंग बनाया है। इसी प्रकार इसकी भाषा जटिल है। ठीक है, जैसे वन संवर्धन एवं परिरक्षण का क्यों? आप पेड़ लगाओ, कितना सिंपल कहा जाए। जिस देश में एक बड़ी आबादी आज भी अलिटरेट हो, ठीक है, उस देश के नागरिकों को सरल से सरल शब्दों में संविधान मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि संविधान फिर से लिखा जाना चाहिए जो एक आम जन की भाषा में हो, उसका संपूर्णता वही हो, परंतु उसकी भाषा का सरलीकरण होना बहुत जरूरी है और उसी आधार पर लोगों के जनमानस में जानी चाहिए। इसी प्रकार और भी इसके कई चीजें हैं कि अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्य नहीं मानता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है, तो इसके संदर्भ में कोई विधान नहीं है। हाँ, अलग बात है कि हमने ध्वज संहिता नियम बना के रखे हैं कि उसके उल्लंघन में क्या कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, परंतु सीधे तौर पर इनसे जुड़े हुए कोई पहलू नहीं है। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन मतलब पिछले 45 साल की उपलब्धियों को बताते हुए बताना है कि ये अपने लक्ष्य तक अगर नहीं पहुंचे तो इसमें कौन कौन सी कमियां निहित थी। ये बात अगर आप जान लें तो आपको जरूर फायदे हो जाएंगे और आपका उत्तर बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़ जाएगा। आगे देखो, भारत में सांप्रदायिकता के विकास के ऐतिहासिक विवेचना करें। कैसे लिखोगे इसका उत्तर? तो हम लाएंगे कि कैसे 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश पॉलिसी फूट डालो और राज करो की आई। कैसे उसमें कहा जाने लगा कि भारत में हिंदू और मुस्लिम पत्नियों में से मेरी 2 पत्नियां हैं, उसमें मेरी चहेती पत्नी मुस्लिम पत्नी है। यानी ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में कैसे एक प्रकार से अलीगढ़ स्कूल की विचारधारा पनपी और उस विचारधारा का अंतिम प्रतिफल ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के निर्माण तक पूर्ण होता है। तो ऐतिहासिक विवेचन का पहला क्रम हम क्या लेंगे? 1857 या 1858 से लेकर 1906 तक संगठन बनने तक, विचार उत्पन्न होने और संगठन, यह उसका पहला क्रम है। दूसरा क्रम है कि कैसे मुस्लिम लीग अपनी डिमांड को शुरू करेगी और मार्ले मिंटो सुधार से उसके डिमांड पूरे होते जाएंगे। फिर लखनऊ समझौता में कांग्रेस पार्टी भी उनका अनुमोदन कर देगी और 1920 आते आते तक खिलाफत और असहयोग एक साथ चलने लगता है। इसका दूसरा चरण है। 1922 के असहयोग आंदोलन के बाद देश में दंगे,
स्वामी श्रद्धानंद की हत्या, जिन्ना के 16 सूत्री मान, इकबाल की आवाज, चौधरी रहमत अली की पाकिस्तान कल्पना, ये सब कुछ 1940 तक थर्ड फेज को रिप्रेजेंट करेंगे। और 1940 के बाद जिन्ना की हार्ड राजनीति लड़कर लेंगे पाकिस्तान और डायरेक्ट एक्शन डे के रास्ते। मतलब 1940 में कैसे मुस्लिम लीग ने कहा कि मुझे मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र चाहिए, 1943 में कहा उसका नाम पाकिस्तान ही होगा, 40 में बोला कि नहीं हम डायरेक्ट एक्शन डे के जरिए लेंगे। तो एक 4 फेज में हम लोग बांट लें कि किस क्रम में क्या घटनाक्रम हुई, और उसको केवल एक्सप्लेन करना है, मूल्यांकन की बात नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन करना है कि इस दौर में क्या क्या बातें। ये हुआ ऐतिहासिक विवेचना। थर्ड, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का विश्लेषण करें। सामान्य तौर पर ये प्रश्न जटिल होते हैं, सिविल सेवा के पसंदीदा प्रश्नों में होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो आपको विश्लेषण करना है, मतलब आगे के तथ्य, पीछे के तथ्य, पीछे क्या था, आगे क्या था, बदलाव क्या हुए, बदलाव के असर क्या हुए, बदलाव का परिणाम क्या हुआ, बदलाव की परिणति क्या हुई, सब इसमें एक प्लानिंग में आएंगे। ठीक है, तो आप उस चीज को समझें। मतलब जब गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं थे तो आंदोलन की रणनीति क्या थी, गांधी जी आए तो आंदोलन की रणनीति में क्या बदलाव हुआ। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि गांधी जी पहला काम किए, जन भागीदारी को बढ़ाए, महिला हो, प्रत्येक वर्ग के लोग हो, आंदोलन से जुड़े। अगर हम इसको ऐसे भी बोलें तो उन्होंने, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से अपनी राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरीके से एंट्री ली, तो अकाली आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, दक्षिण भारत के मंदिर प्रवेश आंदोलन, सामाजिक जातिगत आंदोलन, अस्पृश्यता, छुआछूत से जुड़े आंदोलन, ये सब गांधी जी के साथ मर्ज हो गए। यानी राजनीतिक लड़ाई सामाजिक धार्मिक मुद्दों को समेटते हुए लड़ी गई। एक गांधीयन ये विश्लेषण हुआ कि कैसे उन्होंने जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के आंदोलनों को इसमें समाहित कर दिया। इसी प्रकार मान लीजिए इनकी एक स्ट्रेटजी थी, संघर्ष विराम और संघर्ष। विश्लेषण करना है कि गांधी जी का मानना था कि कोई आंदोलन लगातार नहीं चल सकता है, उसमें बीच में ठहराव चाहिए। तो पहला आंदोलन 2 वर्ष चला तो 8 साल का ब्रेक, दूसरा आंदोलन 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन चला 33 तक, तो फिर 9 इयर्स का ब्रेक, तब भारत छोड़ो आंदोलन। पहले चरण में सहयोग नहीं करना है यानी असहयोग आंदोलन, दूसरा सरकारी कानून नहीं मारना है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा डू एंड डाई के फॉर्मूले से भारत छोड़ो आंदोलन। तो वृद्धि भी क्रमिक होगी और रुक रुक करके होगी, आंदोलन निरंतर नहीं हो सकती है क्योंकि बाकी लोग थक जाएंगे, फिर लोगों का आंदोलन से नीति घट जाएगी। तो एक विश्लेषण कैसे किया जाता है, इसका एक सोच कैसा होना चाहिए, उसकी बात हम आपके साथ रख रहे हैं। गांधी जी को लगता था कि भारत एक बहुभाषीय प्रांत है, हर प्रांत की अलग भाषा है, तो उन्होंने पहली बार कांग्रेस को प्रांतीय कमेटियां बनाई, आंध्रा कमेटी, तमिल कमेटी, जो अपने भाषा में राष्ट्रीय विचारों को पब्लिक डोमेन तक लेकर के जाती। तो ये सब उनकी स्ट्रेटजी थी, सब प्लानिंग में उनका शामिल था। ठीक है, तो इस विश्लेषण के क्रम में इसी प्रकार से उत्तर को समाहित किया जाता है और बहुत दूर दूर के पहलुओं को लाके एक कड़ी में पिरोया जाता है, यही उसकी ताकत होती है। ठीक है, तो खैर मैं इस पर ज्यादा लंबा लेक्चर आपको नहीं देना चाहता हूं क्योंकि आज का क्लास नहीं है, ये प्लानर है और प्लानिंग के क्रम में बातें प्लानिंग के अनुसार ही होनी चाहिए। अंत में कुछ छोटी छोटी बातें भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपके लिए छोटी छोटी चीजें आपके भविष्य को बिल्कुल बदल सकती हैं। क्या वह पॉइंट है, जरा गौर करिएगा। ये देखिए, जब हम उत्तर लिखने जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, शब्द सीमा कैसे निर्धारित करें कि यह प्रश्न 600 वर्ड में हुआ या नहीं, यह प्रश्न 300 लिमिट में आया या नहीं है। तो इसके लिए देखो 2 प्रकार के यहां क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग देखें तो बड़ा दिक्कत है। ठीक है, क्या दिक्कत है उसको देखना है। मतलब कुछ प्रश्न जो हम लोग को कॉपी मिलती है कुछ एग्जाम में वो थोड़े चौड़े टाइप में होती है, कुछ जो मिलते हैं कॉपियां वो A4 साइज में होती हैं। अब इसका वर्ड लिमिट और इसका वर्ड लिमिट दोनों तय करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें क्या करना है, एक रफली आइडिया लेना है कि अगर इस टाइप की कॉपी है और एक में 15 लाइन लिया गया है, ओके, एक जब आप लाइन में वर्ड लिखते हो तो वर्डों को चयन करो। याद रखना विभक्ति चिन्ह वगैरह वर्ड नहीं होते हैं, है, था, ये सब वर्ड में नहीं रखो, मेन वर्ड को रखो।
तो उन वर्ड को जब हम लोग यहां लेते हैं तो एक में अगर हम लोग 10 वर्ड लिख लेते हैं तो इसका मतलब कि एक पेज में 150 वर्ड लिख रहे हैं। अगर 600 वर्ड लिखना है तो 4 पेज में आंसरिंग होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर इसमें जा रहे हैं और इसमें अगर हमने इस तरीके से लाइनिंग को रखा है ए वाले पेज में और इसमें मेरा वर्ड 6 हो रहा है, ठीक है, और ऐसे 30 वर्ड हैं तो यानी 180 वर्ड हम प्रति पेज में लिख रहे हैं। तो इस पॉइंट से आप गुना करके एक रफ आइडिया ले लो कि 4 पेज में मेरा उत्तर एक प्रोप्रिएट सीमा में जाता है, उसी के अनुसार सभी प्रश्नों को टच करते चले जाओ। वर्ड गिनना नहीं है, वर्ड के लिए एक लाइन गिन करके और एक पेज को काउंट करके आप मेंटली सेटिस्फाइड हो सकते हो कि मैंने वर्ड लिमिट का पालन किया या नहीं किया। राइट। नेक्स्ट कहता है उत्तर लिखने में हाईलाइट कैसे करें। बड़ी लोग बेचैन रहते हैं, दिमाग में एकदम उनका फितरत चलते रहता है। हरा वाला पेन रखें, काला वाला पेन रखें ब्लू के साथ ब्लैक का, कि उसको अंडरलाइन करें, क्या करें, कलम बदल बदल के लिखें कि नहीं लिखेंगे। मैं इन मामलों में आपको एक सजेशन देता हूं। वैसे हरा पेन और लाल पेन का तो यूज किया नहीं जाता है, होगा ही नहीं। बाकी रह गए ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन, तो पेन बदलने की जरूरत नहीं है। सिविल सेवा के विद्यार्थी इतने कमजोर नहीं होते हैं। आप आंसर लिखने के दौरान जहां से आपको लगता होगा कि महत्वपूर्ण बातें हैं उसको एक हल्का गैप दे करके, इन्वर्टेड कोमा में बातों को रख करके, और जिस पेन को यूज करें उससे भी ज्यादा अगर मन कर ही रहा है तो उसी को अंडरलाइन कर दीजिए। जो बातें अति महत्वपूर्ण हैं लिखने के दौरान, तो उसमें क्या करना है कि पहले उसे इन्वर्टेड कोमा में लेना है और फिर उसी से अंडरलाइन कीजिए। कितना बार इस कलम को इसमें डालेंगे, इसमें ऐसे डालेंगे, बदलेंगे, उठाएंगे, उतना समय नहीं होता है। मेंस एग्जाम लेखन शैली का एग्जाम है और अप्रॉक्स कोई भी विद्यार्थी, बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो दिए गए टाइम अवधि में लिख करके आराम करते हो। ऑब्जेक्टिव में होता है कि आप 2 घंटे में 1 घंटे मार के 1 घंटे सो लेते हैं, परंतु मेंस में ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो ये बातों आपको ध्यान में रखना है। इसलिए काला, नीला, हरा पेन की कोई जरूरत नहीं है। पेन मत ही चेंज करो, तो मेरा सजेशन है कि बेटर है। अगर हाईलाइट करना चाहते हो इशू को तो अंडरलाइन और इन्वर्टेड कोमा जैसे तथ्यों को सहारा लो और एक लीडिंग गैप भी थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो, जिससे वो क्लियर लगे कि ये बात यहां से निकल करके जा रही है लेकिन ये साथ में ही है। ठीक है, तो एक माइक्रो लेवल पर वर्क करने की जरूरत होती है। ये मुख्य परीक्षा से जुड़े स्पेस थे। आप अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या इससे ज्यादा गाइडलाइन लेना चाहते हैं या मुख्य परीक्षा में किसी परीक्षा विशेष के स्टडी मटेरियल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है और इस नंबर पर कॉल करके सारा डिटेल ले सकते हैं। प्रत्येक खंड में कहा भी जाता है कई बार कि पीटी और मुख्य परीक्षा में पहले किसकी तैयारी करनी चाहिए, इसको लेकर भी विद्यार्थियों में बड़ी भ्रम की स्थिति होती है। तो मैं बता दूं, आप सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। सर्वश्रेष्ठ तरीका है पीटी कम मेंस। पीटी और मेंस के क्लासेस साथ साथ करें। टॉपिक वाइज पहले पीटी को पढ़ें, उसमें तथ्य मिलेंगे और उन्हीं तथ्यों के आधार पर मुख्य परीक्षा में विश्लेषण किया जाता है। और इस पैटर्न के ऊपर, जैसे मान लो हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट जब हम पूरा पढ़ते हैं तो हमें तथ्य मिल जाते हैं। समानता का राइट टू इक्वलिटी क्या है, राइट टू फ्रीडम क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी अधिकार क्या है, संस्कृति शिक्षा से जुड़ी अधिकार क्या है, या फिर उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या होता है। तो हम सभी समग्र तथ्यों को जब जान जाते हैं, जिस दिन इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए उसी दिन साथ में सेकंड प्लानर को ऐड कीजिए, जिसमें मुख्य परीक्षा में क्या प्रश्न आएंगे। तो सभी खंडों से प्रश्न ही आते हैं। प्रश्न आएंगे आपको आर्टिकल 15 से महिला सशक्तिकरण क्या है, उसके प्रयास, 16 से आरक्षण के वर्तमान स्वरूप क्या है, इसमें किस प्रकार के बदलाव या समाप्ति की आवश्यकता है या नहीं, जो तर्क चलता है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने पर युक्ति युक्त प्रतिबंध की सीमा परिभाषा ठीक है या नहीं है। समान नागरिक संहिता देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। निवारक निरोध कानून की प्रासंगिकता और आवश्यकता देश को क्यों है। संस्कृति और सुरक्षा के संस्कृति एवं संस्कृति के रख रखाव के लिए मूल अधिकार किस हद तक लाभदायक है। इसी प्रकार मान लीजिए अगर चर्चा में आगे बढ़ाए तो मूल अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस प्रकार करते हैं। तो ये मुख्य परीक्षा के भाग थे। जिस दिन आप उसको पढ़े और इसको पढ़े तो इसमें आपको पैसे भी बचते हैं और पैसे को बचने के साथ साथ कहा जाता है समय भी बचता है।
और जब दोनों तैयारियां एक साथ होती है तो रिजल्ट आने का अनुमानित प्रतिशत भी लगभग 50% बढ़ जाता है, पीटी का भी और मेंस का भी। अगर इस पद्धति के आधार पर आप क्लास करना चाहते हैं या अलग सेपरेट तरीके से क्लास करना चाहते हैं तो पतंजलि IAS एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाएं लगातार संचालित हो रही हैं। आप घर बैठे कोरोना में बचे हुए भी चाहें तो इस तैयारी को कर सकते हैं और अपना भविष्य संवार सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं तमाम संसाधनों के साथ, यानी चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, समग्र तैयारियां घर बैठे ऑनलाइन पतंजलि IAS एकेडमी आपको पहुंचा रहा है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं और अपना भविष्य संवार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी दिन और हम मेंस परीक्षा की अगली कड़ी लेकर के आएंगे जिसमें और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।